उर्दू ज़ोन 24 में खुशामदीद। विक्टर और रोशनी पुलिस से बचकर भाग निकलने में कामयाब तो हो गए, लेकिन अब रोशनी के पास बहुत अच्छा और बेहतरीन मौका है विक्टर को जान से कत्ल करने का। क्या रोशनी ऐसा करेगी या वो विक्टर के लिए ही काम करना पसंद करेगी? बढ़ते हैं नॉवल इश्क यारम की अगली किस्त की जानिब। एक कमरे में रहते हुए उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। इसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। रोशनी ने अपने कंधों पर पहने कोट को ठीक करते हुए सोचा, तुम्हारे हाथ की पट्टी गीली हो गई है, लो मैं तब्दील कर दूँ। विक्टर ने आगे बढ़कर रोशनी का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन रोशनी ने फ़ौरन हाथ पीछे कर लिया। विक्टर को रोशनी की इस हरकत पर बेहद गुस्सा आया। उसने गुस्से से आगे बढ़कर रोशनी का हाथ ज़बरदस्ती पकड़ लिया। जब मैं एक बात कह दूँ तो वो मान लिया करो। आगे से बहस और इनकार मुझे पसंद नहीं है। विक्टर ने अपने एक हाथ से रोशनी का बाजू पकड़ा और दूसरे हाथ से रोशनी के हाथ की पट्टी खोली। रोशनी को विक्टर के इतने करीब आ चुकी थी कि उसे नाक से आती धीमी खुशबू अब मसरूर कर रही थी। विक्टर रोशनी के हाथ की पट्टी खोल रहा था जब रोशनी ने विक्टर को करीब से देखा। सफ़ेद रंग पर ब्राउन कलर की दाढ़ी जो आतिशदान में जलती हुई आग की रोशनी में चमक रही थी। इस पर उसकी आंखों की पलकें इतनी घनी और लंबी थी जैसे किसी लड़की की हों। तुम बहुत मनहूस हो, जिस काम में भी हाथ डालती हो वही ख़राब हो जाता है। आज तक मेरा कोई काम ख़राब नहीं हुआ, बस तुम्हें साथ लाने की देर थी और ये सब हो गया। विक्टर की आवाज़ रोशनी के कानों में पड़ी जब विक्टर ने उसे मनहूस कहा। रोशनी ने एक झटके से अपना हाथ विक्टर के हाथों से छुड़ा लिया और कुर्सी से फ़ौरन उठती हुई बाहर को आ गई। इसे क्या हुआ है? विक्टर ने एक टांग पर अपना हाथ रखे मुड़कर रोशनी की तरफ देखा जो बाहर जा चुकी थी। पागल है ये, अभी कपड़े खुश्क भी नहीं हुए और फिर बाहर चली गई है। विक्टर ये कहता हुआ रोशनी के पीछे बाहर जाने के लिए उठा। रोशनी समंदर किनारे सीने पर हाथ बांधे खड़ी थी। उसके कानों में विक्टर की आवाज़ सुनाई दे रही थी, तुम बहुत मनहूस हो। ये अल्फाज वो बचपन से सुनती आ रही थी जब तक उसकी माँ जिंदा थी। सभी तो उसे मनहूस कहते थे, कोई नहीं था जो उसे प्यार से बात करता। ये सब सोचते हुए रोशनी की आंखों में नमी आ गई। उसने खुद से वादा किया था कि वो अपनी माँ के मरने के बाद कभी भी नहीं रोएगी, लेकिन आज विक्टर की बात ने उसके पुराने जख्म ताज़ा कर दिए थे। रोशनी को एहसास ही नहीं हुआ कि कब से विक्टर उसके पास आकर खड़ा हो चुका है। क्या हुआ, बाहर सर्दी में क्यों आ गई हो? विक्टर की आवाज़ रोशनी के कानों में पड़ी तो उसने जल्दी से अपनी आंख के कोने पर नमी को साफ किया। कुछ नहीं, बस रेयान की फिक्र हो रही थी इसलिए। रोशनी ने बात को टाल दिया। आओ अंदर रेयान से बात कर लो। विक्टर ये कहता हुआ अंदर की तरफ चला गया। रोशनी इसी हैरत में थी कि वो रेयान से कैसे बात करवाएगा, फ़ोन तो उनके पानी में गिर गए हैं। लेकिन वो ये बात भूल गई थी कि वो विक्टर है जो तवक्कुआत से उलट काम करता है। रोशनी जब अंदर आई तो सामने टेबल पर फ़ोन रखा हुआ था। उसने जल्दी से आगे बढ़कर रेयान को कॉल मिलाई। कुछ देर बात करने के बाद रोशनी ने फ़ोन बंद कर दिया और बेड से उठकर आतिशदान के पास आकर बैठ गई। कर ली बात? वैसे बड़ी फिक्र रहती है तुम्हें रेयान की और उसे तुम्हारी। विक्टर ने तंज भरी बात रोशनी को कह दी। तुम्हें इससे कोई मसला? रोशनी ने उल्टा जवाब दिया। विक्टर खामोश रहा। मैंने कभी तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पूछा क्या? हाँ, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। रोशनी को विक्टर का यूं चुप रहना उसकी बात पर चुप रहा था। मैं बाहर हूँ, तुम सो जाओ। विक्टर ये कहकर वहाँ से उठकर बाहर चला गया। अजीब बंदा है ये। रोशनी के कपड़े अब खुश्क हो गए थे। उसने कोट उतार कर कुर्सी पर रख दिया था और खुद बेड पर जाकर बैठ गई। पिछले 4 घंटे से रोशनी का फ़ोन बंद था। वो रेयान को बताना भूल गई थी कि काया को वो क्या कहेगा अगर उसने उसको कॉल कर दी तो। यही सोचते हुए रोशनी की नज़र फ़ोन पर पड़ी जो अभी भी टेबल पर था। रोशनी बेड से उठी और फ़ोन के पास आते ही उसने जब रेयान को कॉल मिलाई तो फ़ोन पर सिग्नल नहीं आ रहे थे। अभी तो बात हुई है। रोशनी ने हैरत से फ़ोन को देखा और फिर फ़ोन के सिग्नल आने के लिए फ़ोन को ऊपर नीचे कर ही रही थी कि तभी फ़ोन की स्क्रीन पर एक मैसेज आया। रोशनी ने फ़ौरन वो मैसेज खोला जिस पर लिखा था कि इस फ़ोन से सिर्फ एक बार कॉल हो सकती है। मैसेज पढ़ते ही रोशनी ने गुस्से से फ़ोन ज़मीन पर दे मारा। कितना घटिया इंसान है ये। मैं इसे एक लम्हे के लिए अच्छा समझ बैठी थी। रोशनी गुस्से से चलती हुई बेड पर जा बैठी। रोशनी, जो विक्टर पर थोड़ा यकीन करने लग गई थी, उसकी इस हरकत से वो फिर से अलर्ट हो गई। अब रोशनी को नींद के झोंके आ रहे थे, लेकिन वो सो नहीं सकती थी। उसे विक्टर पर एतबार जो नहीं था। विक्टर अब अंदर आ चुका था और कुर्सी पर बैठे रोशनी को ऐसे नींद के झोंके लेते देख रहा था, जो नींद के झोंके के साथ ही अपनी आंखें मलते हुए विक्टर की तरफ देखती और फिर खुद को सीधा करके बैठ जाती। जलती हुई आग की गर्माइश से और बिस्तर की नरमी ने रोशनी को बिन आखिर नींद की वादियों में भेज दिया। सुबह के 7 बज रहे थे जब रोशनी के कानों में बाहर से आती क्रूज शिप की आवाज़ सुनाई दी। रोशनी एकदम बड़बड़ाते हुए उठी। उसने कमरे के चारों तरफ देखा तो विक्टर कहीं नहीं था। रोशनी फ़ौरन बेड से उठी। साथ ही उसे टेबल पर एक नोट लिखा मिला जिस पर लिखा था कि 8 बजे शिप निकल जाएगी, मैं बाहर शिप में इंतज़ार कर रहा हूँ, आ जाना। और साथ ही नीचे लिखा था,
कल की रात मेरी ज़िंदगी की बेहतरीन रातों में से एक थी। तुम सोती हुई बहुत खूबसूरत लगती हो। ये पढ़ते ही रोशनी के पाँव तले ज़मीन निकल गई। उसने फ़ौरन अपने दोनों हाथों से खुद का जायज़ा लिया। सब तो ठीक था, जैसे वो बैठी सोई थी वैसे ही उठी थी। लेकिन विक्टर की बात से उसका दिल डूब रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि सोने के बाद आखिर क्या हुआ था। इतने में शिप की दोबारा आवाज़ आई जो मुसाफिरों को अलर्ट कर रही थी कि वो जाने लगी है। रोशनी ने वो नोट अपनी मुट्ठी में बंद किया और जल्दी से शिप की तरफ चली गई, जहाँ विक्टर उसका इंतज़ार कर रहा था। रोशनी के दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे जिसका जवाब उसे बस विक्टर से ही मिल सकता था। अज़ाम को परी की कैद में रहते हुए 6 माह हो गए थे। वो हर रोज़ इसी तकलीफ़ में गुजरता था। हर रोज़ उसका क़यामत से कम नहीं होता था। एक तरफ अज़ाम के दिन अज़ाब की तरह गुजर रहे थे तो दूसरी तरफ सोनिया अज़ाम को परी की कैद से निकालने के तरीके ढूंढ रही थी। अज़ाम उठो जल्दी। सोनिया ने जब देखा कि घर में कोई नहीं है, सब अपने अपने धंधों पर निकल चुके हैं, वो अज़ाम के कमरे में आई जो अपनी किस्मत पर सारी रात रोता हुआ अब सुबह को सो रहा था। सोनिया की आवाज़ कान में पड़ते ही इनाम ने फ़ौरन आंखें खोली। सोनिया आप ही आप? अज़ाम ने सोनिया को देखते ही बोल पड़ा। इस घर में एक वही तो थी जो उसका ख्याल रखती थी। चुप, आवाज़ ना निकालो, सबको पता है कि तुम इस वक्त सो रहे होते हो। ये लो अपना बैग और यहाँ से निकल जाओ, आज कोई भी घर पर नहीं है। तुम आसानी से घर से जा सकते हो। सोनिया ने अज़ाम का बैग पहले से तैयार किया हुआ था, जिसमें कुछ कपड़े और पैसे थे। नहीं सोनिया आपी, मैं आपको यहाँ छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। ये सब आपको मार देंगे। अज़ाम के दिमाग में अज़ल ने बहुत डर डाल दिया था। वो उस दिन से बहुत डर जो गया था। वो नहीं चाहता था कि सोनिया यहाँ रहे। अज़ाम ज़िद पर अड़ गया था कि वो सोनिया के बगैर कहीं नहीं जाएगा। देखो अज़ाम, मैं यहाँ बहुत अरसे से हूँ, मुझे यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम बस ये बैग लो और जाओ यहाँ से। सोनिया ने बेड से उठते हुए अज़ाम का हाथ पकड़ा और बेड से नीचे उतारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अज़ाम अपनी जगह से ज़रा भी नहीं हिला। अज़ाम क्या कर रहे हो, जल्दी उठो। सोनिया ने जब ये कहते हुए अज़ाम की तरफ देखा, जो पत्थर का बनकर सोनिया की तरफ देख रहा था, और उसका रंग पीला पड़ गया था, माथे पर उसके पसीना आ रहा था। क्या हुआ है अज़ाम, ऐसे क्यों हो गए हो? सोनिया ये कहते हुए अभी अज़ाम की तरफ बढ़ी ही थी कि किसी ने सोनिया को उसके बालों से मजबूती से पकड़ा। अच्छा, तो तुम हमारे पीछे ये करती हो? हाँ, आज तो तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगी, वो भी तुम्हारे इस चहीते के सामने, कि तुम सारी ज़िंदगी दोबारा ऐसा करने के बारे में सोचोगे भी नहीं। परी, जो कब से पीछे खड़े सोनिया की बातें सुन रही थी, इज़ल को आवाज़ दी। इज़ल, ज़रा अंदर आओ। इज़ल जो बाहर खड़ा था परी के बुलवाने पर फ़ौरन अंदर आया। ये अपनी बेल्ट उतार कर देना। परी के कहने पर इज़ल ने अपनी बेल्ट उतार कर परी को दी। परी ने एक झटके से सोनिया को ज़मीन पर गिरा दिया। अज़ाम ये सब देखकर सहम गया। अच्छा, अब तुम हमारे साथ गद्दारी करोगी? परी ये कहते हुए सोनिया पर बेल्ट से वार करना शुरू हो गई। अज़ाम सोनिया को ऐसे मार खाता देख नहीं सका, वो डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। परी सोनिया को तब तक मारती रही जब तक सोनिया ने आगे बढ़कर परी के पाँव पकड़कर माफ़ी नहीं मांगी। सोनिया के माफ़ी मांगने पर परी ने पाँव से सोनिया को ठोकर मारी और कमरे से बाहर आ गई। परी के पीछे अज़ल भी बाहर आ गया। सोनिया की कमर से खून निकल रहा था। वो खुद को घसीटती हुई मुश्किल से अज़ाम के बेड के पास पहुंची, जहां वो डर से बेहोश हो गया था। अज़ाम उठो, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। सोनिया की बात करते हुए आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने मार खाते वक्त भी ज़रा उफ तक नहीं किया। अगर वो रो पड़ती अपनी तकलीफ से तो अज़ाम और डर जाता और सारी ज़िंदगी उसे इसी जहन्नुम में गुजारनी पड़ती। अगर आपको नावल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नावल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगली किस्त में क्या होने वाला है, स्टे ट्यून्ड।